चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 100% थियरी बेस्ड है और कंपनी लॉ के पूरे पेपर का बेस माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में मिलते हैं। अगर चैप्टर 1 वीक है तो आगे के चैप्टर समझना मुश्किल हो जाता है। टारगेट एग्जाम में क्या पूछा जाता है। वेटेज इस चैप्टर से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 1 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव 1 से 2 एमसीक्यूज मोस्टली डेफिनेशंस बेस्ड 1 से 2 मार्क्स पक्के। 2 डिस्क्रिप्टिव या शॉर्ट नोट्स 2 से 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स या किसी बड़े केस स्टडी का पार्ट। एक्सपेक्टेड वेटेज है 2 से 5 मार्क्स। चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से कैसे पढ़ें। इस चैप्टर में मेनली 2 सेक्शंस हैं। 1 सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट कहाँ लागू होता है। ये पार्ट रीड ओनली है, डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। हर कंपनी जो 2013 एक्ट या 1956 एक्ट के अंडर बनी हो। इंश्योरेंस कंपनीज साथ में उनका स्पेशल एक्ट भी। बैंकिंग कंपनीज साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज कोई भी और कंपनी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। 2 सेक्शन 2 डेफिनेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरा कंपनी लॉ पेपर डेफिनेशंस पर ही टिका होता है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है, लेकिन एग्जाम के लिए सिर्फ 10 से 12 डेफिनेशंस वीवीआईपी हैं। कीवर्ड्स के साथ रट्टा होनी चाहिए। स्टार टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। 1 कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 Company means a company incorporated under the Companies Act 2013 or under any previous company law 1956 Act. Simple और direct definition. 2 Private company Section 2 Clause 68 VVIP. Private company की definition exam का favorite है। AOA में 3 conditions compulsory होती हैं। Shortcut LPR. L limitation members की maximum limit 200. P प्रोहिबिशन पब्लिक को शेयर्स या सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने से रोकती है। R रिस्ट्रिक्शन शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन। वार्निंग एग्जाम ट्रैप 200 मेंबर्स की काउंटिंग। इन लोगों को 200 में काउंट नहीं करेंगे। एम्प्लॉय जो मेंबर भी है, एक्स एम्प्लॉय जो मेंबर बना जब एम्प्लॉय था। 2 पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 वीवीआईपी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो 1 प्राइवेट कंपनी नहीं है, 2 पेड अप कैपिटल मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड हो, करंटली 0। वार्निंग बिगेस्ट ट्रैप डीम्ड पब्लिक कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाएगी, चाहे उसके एओए में एलपीआर लिखा हो। 4 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 सिर्फ एक मेंबर वाली कंपनी। इंपॉर्टेंट रूल्स सिर्फ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट का मतलब पिछले कैलेंडर ईयर में 120 दिन या ज्यादा इंडिया में स्टे। वार्निंग 182 डेज नहीं। एग्जाम ट्रैप एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी बना सकता है। ओपीसी निधि या सेक्शन 8 नहीं बन सकती। 5 स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 वीवीआईपी। एग्जाम में हर अटेम्प्ट आता है, लिमिट्स चेंज होते रहते हैं। स्मॉल कंपनी तब होगी जब वो प्राइवेट कंपनी हो एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। लिमिट्स पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 4 करोड़, टर्नओवर लेस देन 40 करोड़। कौन स्मॉल कंपनी नहीं होती? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, एलआईसी एक्सेट्रा। 6 होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी सेक्शन 2 क्लॉज 87। कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी बी इफ बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करे और मोर देन 50% वोटिंग पावर कंट्रोल करे। Associate Section 2 Clause 6 Significant influence is greater than equal to 20% voting power but less than 50%. Joint venture भी associate होती है। 7 Related Party Section 2 Clause 76 MCQ Favorite Topic Related Party कौन होता है? Director, Relative, KMP, Relative, Firm जिसमें Director या Relative Partner हो, Private Company जिसमें Director Member या Director हो। 8 ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट सेक्शन 2 क्लॉज 60 जब कंपनी गलती करती है पेनल्टी किस पर लगेगी? होल टाइम डायरेक्टर,
KMP, अगर WTD KMP नहीं तो सारे डायरेक्टर्स, बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन, शैडो डायरेक्टर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद कंप्लीट आंसर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, स्मॉल कंपनी, VVIP। क्वेश्चन, सन प्राइवेट लिमिटेड का PSC 3 करोड़ है, टर्नओवर 35 करोड़ है, क्या इसे स्मॉल कंपनी माना जाएगा? आंसर स्टेप वाइज। प्रोविजन, सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी के लिए PSC लेस देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 40 करोड़। Facts: PSC is equal to rupees 3 crore within limit. Turnover is equal to rupees 35 crore within limit. Conclusion: Sun Private Limited small company है और उसे compliance benefits मिलेंगे। Practice question 2. Deemed public company. Question: XYZ Private Limited के 51% shares ABC Limited public company ने ले लिए। AOA में LPR अभी भी है, क्या XYZ Private Limited private रहेगी? आंसर विथ सेक्शन। प्रोविजन, सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाएगी। फैक्ट्स: ABC लिमिटेड इज इक्वल टू पब्लिक कंपनी, 51% वोटिंग पावर कंट्रोल, सब्सिडियरी। कंक्लूजन, AOA इररिलेवेंट है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड डीम्ड पब्लिक कंपनी बन चुकी है और पब्लिक कंपनी के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। टारगेट फाइनल वॉइस ओवर टेक अवे। चैप्टर 1 का मंत्र सिर्फ एक है, डेफिनेशंस प्लस कीवर्ड्स प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप प्राइवेट या पब्लिक, OPC, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी या एसोसिएट ये क्लियर रखते हैं तो कंपनी लॉ का आधा पेपर खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाता है। Chapter 2. Incorporation of Company and Matters Incidental Thereto. Section 3 to Section 22. Big Introduction. क्यों ये चैप्टर गेम चेंजर है? चैप्टर 2 को लाइटली लेने की गलती मत करना, ये कंपनी लॉ की फाउंडेशन है। पिन पॉइंट: इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ बनती हैं, 6 से 8 मार्क्स आराम से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और क्योंकि ये आपका 4th अटेम्प्ट है तो यहाँ नॉलेज से ज़्यादा एप्लीकेशन मैटर करती है। ICAI हर अटेम्प्ट में इसी चैप्टर से ट्रैप लगाता है और वो ट्रैप्स मैं अब आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। रिपीटेड पॉइंट्स, केस स्टडी फैक्ट्री। इस चैप्टर के 4 VVIP टॉपिक से 90% केस स्टडीज़ बनती है। द 3 डॉक्ट्रिन्स, स्पेशली इंडोर मैनेजमेंट, सेक्शन 8 कंपनी, ऑल्टरेशन ऑफ MOA, सेक्शन 13, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16। इन 4 को स्ट्रॉन्ग कर लिया, चैप्टर 2 लॉक। टॉपिक 1, द 3 डॉक्ट्रिन्स, केस स्टडी की जान। ये डॉक्ट्रिन्स MOA और AOA से रिलेटेड है। 1. Doctrine of Ultra Wires, VVIP. Meaning, Ultra means beyond, Wires means powers. DJ, कंपनी अगर अपने MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई काम करती है तो वो एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब शुरू से ही बेकार। वार्निंग, एग्जाम ट्रैप। कंपनी का ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना, डायरेक्टर्स ने आयरन और या सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या वैलिड है? नहीं, अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड है। बिगेस्ट ट्रैप, क्या बाद में सारे शेयर होल्डर्स मिलकर रेटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अल्ट्रा वायर्स एक्ट को कंपनी भी ठीक नहीं कर सकती। 2. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लॉ मान लेता है कि MOA और AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कंपनी से डील करता है उसने इन्हें पढ़ लिया है। DJ, आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे रूल नहीं पता था। पिन पॉइंट, ये डॉक्ट्रिन कंपनी को प्रोटेक्ट करती है। 3. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, टर्कवान रूल। ये आउटसाइडर, बैंक, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करती है। DJ, आउटसाइडर का काम सिर्फ MOA AOA पढ़ना। कंपनी के इंटरनल काम, बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं, ये चेक करना आउटसाइडर की ड्यूटी नहीं है। वार्निंग, क्लासिक केस। AOA, डायरेक्टर लोन तभी ले सकता है जब SR पास हो। डायरेक्टर ने SR के बिना लोन ले लिया, बैंक ने AOA पढ़ रखा था, वैलिड है, बैंक को इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन मिलेगा। एक्सेप्शंस, जब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। 1. नॉलेज ऑफ इर्रेगुलैरिटी, 2. सस्पिशन ऑफ इर्रेगुलैरिटी, 3. फॉर्जरी, जाली सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट, 4. नो नॉलेज ऑफ AOA। टॉपिक 2, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटी या NPO। ये डायरेक्ट प्लस केस स्टडी दोनों में आता है।
सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, चैरिटी को प्रमोट करती है। प्रॉफिट कमाती है लेकिन उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करती है। की एग्जाम पॉइंट्स: 1. प्रॉफिट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए। 2. प्रोहिबिशन ऑफ डिविडेंड, नहीं कर सकती। 3. लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपल्सरी नहीं। वार्निंग: एग्जाम ट्रैप। अगर सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांटती है, सीजी लाइसेंस रिवोक कर सकती है, कंपनी को वाइंड अप भी करा सकती है। टॉपिक 3. ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, सेक्शन 13। एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बदलना इजी नहीं। पिन पॉइंट: नेम चेंज। स्पेशल रेजोल्यूशन: सीजी अप्रूवल। रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट: सेम सिटी, एसआर, वन स्टेट टू अनदर, एसआर प्लस सीजी, रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल। टॉपिक 4. रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16। अगर कंपनी का नाम 1. किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से 2 सिमिलर है, 2. या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा है, डीजी सीजी ऑर्डर दे सकती है। नॉर्मल केस 3 मंथ्स, ट्रेडमार्क केस 3 इयर्स। वार्निंग: सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, एसआर नहीं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर। आज के टाइम में पूरा प्रोसेस स्पाइस प्लस के थ्रू होता है। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, सेक्शन 1. एमओए। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी। 2. एओए। इंटरनल रूल्स, मैनेजमेंट कैसे चलेगा। 3. डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, सीए, सीएस, एडवोकेट। कंफर्म करता है कि लॉ फॉलो हुआ है। 4. एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स, लास्ट 5 इयर्स में फ्रॉड कन्विक्शन नहीं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। 5. एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। 6. पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। 7. पर्टिकुलर्स एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, DIR 2। स्पाइस प्लस प्रोसेस समरी। पार्ट ए, नेम रिजर्वेशन। पार्ट बी, इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स, EMOA, INC 33, EAOA, INC 34, Agile Pro, GST, EPFO, ESIC, Bank. Certificate of Incorporation, Section 7(2). ROC satisfied, COI issued, CIN mentioned. Conclusive evidence of incorporation. Company becomes separate legal entity. Most important, commencement of business, Section 10A. सिर्फ COI मिलना काफ़ी नहीं. Form INC 20A. Time limit 180 days. Declare 1. Share capital received. 2. Registered office verified. INC 20A के बिना business start नहीं, loan नहीं ले सकती. Long case based questions with detailed answers. Case 1. Doctrine of Ultra Wires, VVIP. Facts: Software Solutions Limited का object, software. Cement purchase contract किया. Provision: Ultra Wires Act void ab initio, ratification not allowed. Conclusion: Contract void. Supplier company से पैसे recover नहीं कर सकता. Case 2. Indoor Management plus Forgery, VVIP. Facts: AOA 10 लाख लोन के लिए BOR. डायरेक्टर ने forged BOR दिया. Provision: Forgery is exception to indoor management. Conclusion: बैंक को प्रोटेक्शन नहीं, कंपनी लायबल नहीं, बैंक डायरेक्टर पर पर्सनल फ्रॉड केस कर सकता है. केस 3. सेक्शन 8 कंपनी, VVIP. फैक्ट्स: हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, सेक्शन 8, प्रॉफिट 50 लाख, डिविडेंड 10 लाख डिसाइडेड. प्रोविजन: सेक्शन 8(1), डिविडेंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कंक्लूजन: डिसीजन इनवैलिड. सीजी लाइसेंस रिवोक कर सकती है, कंपनी वाइंड अप भी हो सकती है. फाइनल एग्जाम टेक अवे. चैप्टर 2 का मंत्रा है डॉक्ट्रिन प्लस सेक्शन 8 प्लस मोआ ऑल्टरेशन प्लस इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स. अगर आप प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो ICAI का कोई ट्रैप काम नहीं करेगा 100%. हेलो फ्यूचर सीएस, वेलकम बैक. आज हम लॉ का एक ऐसा चैप्टर डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड माइन है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. अगर आप पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स देखें तो इस चैप्टर का वेटेज 6 to 10 मार्क्स का है. और सबसे अच्छी बात यह है कि ICAI यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से बार बार केस स्टडीज आती हैं.
आज के इस डिटेल सेशन में हम भागेंगे नहीं, हम हर एक प्रोविजन को, हर एक सेक्शन को तोड़ कर समझेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपको प्रोविजन याद करना ना पड़े, वो अपने आप याद आ जाए। आज हम फोकस करेंगे 4 वीआईपी टॉपिक्स पर। लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, झूठ बोलने की सजा, प्राइवेट प्लेसमेंट, चुपके से शेयर्स बेचना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, लॉ का जाल, शेल्फ वर्सेस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। टॉपिक 1, लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, सेक्शन 34 एंड 35। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक इन्विटेशन है। कंपनी आपसे पैसे मांग रही है। अब अगर कंपनी आपसे पैसे मांगते वक्त झूठ बोले या कोई इंपॉर्टेंट बात छुपा ले तो क्या होगा? इसे हम कहते हैं मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। लॉ यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ 2 तरह की लाइबिलिटीज आती हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में बच्चा यहीं कंफ्यूज होता है। पहली है सेक्शन 34, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये वर्ड सुनते ही समझ जाओ, बात सीरियस है। सेक्शन 34 डील करता है फ्रॉड से। अगर ये प्रूव हो गया कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में जो गड़बड़ की है वो जानबूझकर यानी फ्रॉडुलेंटली की थी ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके, तो सीधा सेक्शन 447 अप्लाई होगा। और आप जानते हैं सेक्शन 447 का मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, भारी फाइन और जेल। यहाँ कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरी है सेक्शन 35, सिविल लायबिलिटी। अब मान लीजिए इंटेंशन फ्रॉड की नहीं थी पर गलती तो हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन छप गई। इसकी वजह से किसी इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीद लिए और उस बेचारे का नुकसान यानी लॉस हो गया। तो सेक्शन 35 कहता है हमें जेल से मतलब नहीं, हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए। यहाँ कंपनी, हर डायरेक्टर, प्रोमोटर और वो एक्सपर्ट जिसने रिपोर्ट दी थी, सब मिलकर उस इन्वेस्टर के लॉस की भरपाई करेंगे। जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ आता है ICAI का फेवरेट केस स्टडी एरिया। इमेजिन कीजिए आप एक डायरेक्टर हैं, प्रोस्पेक्टस में गलती निकल गई, इन्वेस्टर्स आपके घर आ गए कॉम्पेंसेशन मांगने। क्या आप बच सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 35 आपको 3 लाइफलाइंस यानी डिफेंसेस देता है। अगर आपने इनमें से एक भी प्रूव कर दिया तो आप लायबल नहीं होंगे। इन्हें ध्यान से नोट कीजिए। डिफेंस नंबर 1, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। अगर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि जज साहब, प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही मैंने अपना कंसेंट यानी सहमति वापस ले ली थी, मैंने कह दिया था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं और ये प्रोस्पेक्टस मेरी मर्जी के बिना इशू हुआ है। अगर आपने इशू होने से पहले हाथ खींच लिए थे तो आप बच गए। डिफेंस नंबर 2, इशूड विदाउट नॉलेज। सिनेरियो समझिए, आप डायरेक्टर हैं लेकिन बाकी लोगों ने आपकी पीठ पीछे आपको बिना बताए प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। तो लॉ कहता है जैसे ही आपको पता चले आपको तुरंत एक पब्लिक नोटिस देना होगा। अखबार में छपवा दो कि लोगों सुनो, ये प्रोस्पेक्टस मेरी जानकारी के बिना आया है। अगर आपने ये कर दिया तो आप बच जाएंगे। डिफेंस नंबर 3, द एक्सपर्ट डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि कंपनी की फैक्ट्री की वैल्यू 100 करोड़ है। ये वैल्यू एक वैल्यूअर या एक्सपर्ट ने निकाली थी। बाद में पता चला वैल्यू सिर्फ 10 करोड़ थी। झूठ एक्सपर्ट की रिपोर्ट में था। क्या डायरेक्टर फंसेगा? डायरेक्टर कह सकता है मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं वैल्यूअर थोड़ी हूँ, मैंने तो एक्सपर्ट पर भरोसा किया था। लॉ कहता है आप बच जाओगे अगर आप 2 बातें प्रूव कर दो। आपके पास रीजनेबल ग्राउंड था ये मानने का कि वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है यानी काबिल है। ऐसा नहीं कि किसी चलते फिरते आदमी से रिपोर्ट बनवा ली। और उस एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया था और विड्रॉ नहीं किया था। अगर आपने दिखा दिया कि मैंने एक क्वालिफाइड CA या इंजीनियर पर भरोसा किया था तो डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। टॉपिक 2, प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो पूरा रूल बेस्ड है। इसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से ही क्लियर है, प्राइवेट। जब कंपनी आम जनता के पास ढोल बजाकर नहीं जाती बल्कि चुपचाप कुछ चुने हुए लोगों यानी आइडेंटिफाइड पर्सन्स के पास जाती है पैसे मांगने, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन ICAI यहाँ आपसे डेफिनेशन नहीं, रिस्ट्रिक्शंस पूछेगा। सेक्शन 42 के 5 मेजर रूल्स हैं जिन पर केस स्टडी बनती है। एक एक करके समझते हैं। रूल 1, द लिमिट ऑफ 200। एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 200 लोगों को ही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंपनी ने 180 दोस्तों को ऑफर दिया और 50 QIBs को ऑफर दिया, टोटल 230 हो गए, क्या ये वैलिड है? जवाब है
हाँ, वैलिड है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 42 कहता है कि 200 की गिनती में QIBs और एम्प्लॉइज जिन्हें ESOP मिला है उन्हें काउंट नहीं करते। तो अगर आप QIBs को हटा दें तो काउंट सिर्फ 180 है जो कि 200 के अंदर है। यू आर सेफ। रूल 2, नो पब्लिक एडवर्टिजमेंट। आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप टीवी, अखबार या सोशल मीडिया पर ऐड नहीं दे सकते। ये प्राइवेट रहना चाहिए। अगर आपने ऐड दिया तो ये पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा और भारी पेनल्टी लगेगी। रूल 3, सेपरेट बैंक अकाउंट। आप पैसा कंपनी के नॉर्मल करंट अकाउंट में नहीं मंगा सकते। इसके लिए एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। पूरा पैसा वहीं आएगा। इसका लॉजिक ये है कि पैसा ट्रैक हो सके और अगर रिफंड करना पड़े तो वहीं से वापस जाए। रूल 4 एंड 5, टाइम लिमिट एंड इंटरेस्ट। कैलकुलेशन वाला पार्ट। यहाँ डेट्स का खेल है। जिस दिन कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया वहां से 60 डेज का टाइमर शुरू होता है। कंपनी को 60 डेज के अंदर शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। अगर 60 डेज में शेयर्स नहीं दे पाए तो लॉ कहता है अगले 15 डेज के अंदर पूरा पैसा रिफंड यानी वापस करो। अब सुनिए ट्रैप। अगर चैप्टर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, सेक्शन 43 to 72। टारगेट, एग्जाम एनालिसिस। ये चैप्टर सीए इंटर लॉ का बाहुबली है। इसका वेटेज 10 से 14 मार्क्स का है। ये चैप्टर लॉ कम और मैथ्स ज़्यादा है। यहाँ आपको लंबी लंबी थ्योरी कहानियाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, लिमिट्स, परसेंटेजेस और रेशियोज। अगर आपने कैलकुलेटर पर कमांड बना ली तो इस चैप्टर के मार्क्स आपकी जेब में है। आज हम कवर करेंगे 5 VVIP टॉपिक्स। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 68, डिबेंचर्स एंड DRR, सेक्शन 71, डिस्काउंट वर्सेस स्वेट इक्विटी, सेक्शन 53 एंड 54, राइट्स इशू, सेक्शन 62 न्यूली एडेड, बोनस शेयर्स, सेक्शन 63 न्यूली एडेड। टॉपिक 1, बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन 68। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। बायबैक क्या होता है? सिंपल भाषा में कंपनी अपने ही शेयर्स पब्लिक से वापस खरीद रही है और उन्हें कैंसिल कर रही है। लेकिन कंपनी लॉ को डर लगता है कि अगर कंपनी ने सारा पैसा शेयर होल्डर्स को वापस दे दिया तो क्रेडिटर्स का क्या होगा। इसीलिए सेक्शन 68 ने 3 बड़े दरवाजे यानी कंडीशंस लगाए हैं। 1, पैसा कहाँ से आएगा? सोर्सेज। आप बायबैक के लिए सिर्फ 3 तिजोरियों यानी सेफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स जैसे P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रोसीड्स ऑफ अ डिफरेंट इशू। मतलब अगर आपको इक्विटी बायबैक करनी है तो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा ला सकते हैं। VVIP ट्रैप। आप सेम काइंड ऑफ शेयर्स इशू करके बायबैक नहीं कर सकते। इक्विटी इशू करके इक्विटी बायबैक करना अलाउड नहीं है। 2, अप्रूवल किसका चाहिए? अथॉरिटी। यहाँ 2 लेवल्स हैं। लेवल 1, स्मॉल बायबैक। अगर बायबैक अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन काफ़ी है। लेवल 2, लार्ज बायबैक। अगर बायबैक 10% से ज़्यादा लेकिन मैक्स 25% तक है तो आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन यानी SR पास करवाना पड़ेगा। 3, द 3 न्यूमेरिकल लिमिट्स, द हार्ट ऑफ द चैप्टर। एग्जाम में यही कैलकुलेट करना है। बायबैक का अमाउंट डिसाइड करने के लिए हमें 3 टेस्ट करने पड़ते हैं। जो अमाउंट सबसे कम यानी लोअर आएगा वही मैक्सिमम बायबैक अलाउड होगा। टेस्ट 1, द रिसोर्सेज टेस्ट। पैसा कितना है? रूल, आप टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम 25% हिस्सा ही बायबैक में खर्च कर सकते हो। टेस्ट 2, द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स कितने हैं? रूल, आप कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स का मैक्सिमम 25% ही वापस ले सकते हो। टेस्ट 3, द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट। रूल, बायबैक करने के बाद कंपनी का डेट यानी उधार उसकी इक्विटी यानी मालिकाना हक के डबल 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट इज़ लेस देन 2 times इक्विटी। टाइम लिमिट, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 1 साल यानी 12 मंथ्स के अंदर बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। टॉपिक 2, डिबेंचर्स एंड DRR, सेक्शन 71। डिबेंचर बेसिकली एक लोन है जो पब्लिक कंपनी को देती है। सेक्शन 71 कहता है कि जब वापस करने यानी रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो कंपनी की जेब खाली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट ए, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक गुल्लक है जो प्रॉफिट से बनती है। इसका रूल सिंपल एग्जेम्पशन मेथड से याद करें। किसको DRR नहीं बनाना? एग्जेम्प्ट लिस्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज, चाहे वो NBFC हो, HFC हो या नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो।
अनलिस्टेड एनबीएफसीज और एचएफसीज। तो फिर डीआरआर बनाना किसको है? सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज को, जैसे अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। लिमिट, इन्हें अपने डिबेंचर्स की वैल्यू का 10% डीआरआर में डालना होगा। कॉन्सेप्ट बी, द 15% इन्वेस्टमेंट रूल, रूल 18। डीआरआर कुछ लोगों को माफ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डीआरआई किसी को माफ नहीं है। ये सब पर लगता है। रूल, हर साल की 30 अप्रैल तक कंपनी को चेक करना है कि अगले साल 31 मार्च तक मेरे कितने डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं। उन मैच्योर होने वाले डिबेंचर्स का 15% आपको 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बैंक एफडी में। टॉपिक 3, डिस्काउंट वर्सेस स्वेट इक्विटी, सेक्शन 53 एंड 54। सेक्शन 53, द प्रोहिबिशन। क्या कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर पब्लिक को 8 रुपए यानी डिस्काउंट में बेच सकती है? जवाब है नहीं। इशुएंस ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट इज वॉइड यानी इलीगल। सेक्शन 54, द एक्सेप्शन, स्वेट इक्विटी। स्वेट मतलब पसीना। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज ने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, मतलब उन्होंने कंपनी को कोई टेक्निकल नो हाउ दी है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिया है, तो कंपनी उन्हें शेयर्स डिस्काउंट पर दे सकती है। कंडीशंस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये शेयर्स उसी क्लास के होने चाहिए जो पहले से मार्केट में है। लॉक इन पीरियड, ये शेयर्स मिलने के बाद 3 साल तक बेचे नहीं जा सकते। टॉपिक 4, राइट्स इशू, सेक्शन 62। ये एग्जाम का एक और हॉट टॉपिक है। जब कंपनी को और पैसा चाहिए होता है तो वो नए शेयर्स लाती है। सेक्शन 62 कहता है कि घर की बात घर में, नए शेयर्स सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाएंगे। इसे कहते हैं राइट्स इशू। की रूल्स फॉर एग्जाम, नोटिस पीरियड। शेयर होल्डर्स को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का टाइम मिलना चाहिए। अगर कंपनी ने सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया तो नोटिस इनवैलिड है। रेनंसिएशन, ट्रांसफ़र। शेयर होल्डर के पास ये हक है कि वो अपना राइट किसी और को बेच सकता है, अनलेस आर्टिकल्स मना करें। एक्सेप्शन, अगर कंपनी चाहे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इग्नोर करके बाहर वालों को शेयर्स दे सकती है, ईसॉप या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, लेकिन उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। टॉपिक 5, बोनस शेयर्स, सेक्शन 63। राइट्स इशू में पैसा देना पड़ता है, लेकिन बोनस शेयर्स मुफ्त में मिलते हैं। कंपनी अपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। पैसा कहाँ से आएगा? अलाउड सोर्सेज, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कहाँ से नहीं आ सकता? द ट्रैप, आप रीवैल्यूएशन रिजर्व यानी एसेट की वैल्यू बढ़ने से हुआ प्रॉफिट से बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। कंडीशंस, कंपनी ने कोई लोन या एफडी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। डिविडेंड के बदले बोनस नहीं, कंपनी ये नहीं कह सकती कि इस साल डिविडेंड नहीं है, बोनस शेयर ले लो, ये अलाउड नहीं है। पार्टली पेड शेयर्स, अगर शेयर्स पार्टली पेड है तो पहले उन्हें फुली पेड बनाना पड़ेगा, तभी बोनस मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये वो क्वेश्चंस हैं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्वेश्चन 1, द सेम काइंड ट्रैप, बायबैक। सिनेरियो, XYZ लिमिटेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना चाहती है। पैसे की कमी है, इसलिए कंपनी ने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए और उस पैसे से पुराने इक्विटी शेयर्स बायबैक कर लिए। क्या ये वैलिड है? आंसर, इनवैलिड। रीजन, सेक्शन 68 साफ कहता है कि बायबैक के लिए आप प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम काइंड ऑफ शेयर्स नहीं होने चाहिए। इक्विटी के लिए प्रेफरेंस इशू करो, इक्विटी नहीं। क्वेश्चन 2, द रीवैल्यूएशन ट्रैप, बोनस इशू। सिनेरियो, कंपनी ए के पास कैश नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन की वैल्यू रीवैल्यू की और 50 करोड़ का रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया। डायरेक्टर्स ने इस रिजर्व से बोनस शेयर्स इशू कर दिए। वैलिड और वॉइड? आंसर, वॉइड। रीजन, सेक्शन 63 कहता है कि बोनस इशू सिर्फ रियलाइज्ड कैश प्रॉफिट्स यानी फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम या CRR से हो सकता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इससे बोनस इशू करना मना है। क्वेश्चन 3, द डेट इक्विटी कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल। सिनेरियो, इक्विटी इज इक्वल टू 500 करोड़, डेट इज इक्वल टू 1200 करोड़। बोर्ड 50 करोड़ का बायबैक करना चाहती है। क्या ये डेट इक्विटी टेस्ट पास करेगा? आंसर, चेक करते हैं। बायबैक के बाद इक्विटी होगी 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450 करोड़। डेट वही रहेगा, 1200 करोड़। रेशियो है डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 1200 अपॉन 450 इज इक्वल टू 2.66:1। ये 2:1 से ज्यादा है। कंक्लूजन, ये बायबैक अलाउड नहीं है। कंपनी को पहले अपना डेट कम करना पड़ेगा या बायबैक अमाउंट कम करना पड़ेगा।
क्वेश्चन 4 द नोटिस पीरियड ट्रैप, राइट्स इशू। कंपनी ने राइट्स इशू का नोटिस दिया और शेयर होल्डर्स को कहा कि आपके पास 10 दिन है सोचने के लिए। आंसर इनवैलिड नोटिस। रीजन सेक्शन 62 के हिसाब से ऑफर ओपन रहने का टाइम मिनिमम 15 डेज होना मैंडेटरी है। 10 दिन का नोटिस लॉ के खिलाफ है। क्वेश्चन 5 स्वेट इक्विटी टू प्रमोटर्स। सिनेरियो, एक लिस्टेड कंपनी अपने प्रमोटर को स्वेट इक्विटी देना चाहती है क्योंकि उसने कंपनी को स्टार्टअप फेज में हेल्प की थी। आंसर चेक सेबी रूल्स। रीजन नॉर्मल कंपनीज डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को दे सकती हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी रेगुलेशंस लगते हैं जो जनरली प्रमोटर्स को स्वेट इक्विटी देना रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लॉ के आंसर में लिखना होगा सब्जेक्ट टू सेबी रेगुलेशंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। इस चैप्टर को मास्टर करने का एक ही मंत्र है, लिमिट्स को रट्टा मारो और कैलकुलेटर चलाओ। चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, सेक्शन 73 टू 76A। ये एक छोटा लेकिन बहुत टेक्निकल चैप्टर है। इसमें रूल्स, लिमिट्स और पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। इस चैप्टर से 4 से 6 मार्क्स लाना सबसे आसान है अगर आपने रूल्स रट्टा मार लिए। टारगेट एग्जाम एनालिसिस चैप्टर 5 वेटेज। आप इस चैप्टर से 4 से 6 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन या MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचर 100% रूल बेस्ड। ICAI आपको एक सिचुएशन देगा और पूछेगा क्या ये डिपॉजिट है या क्या कंपनी डिपॉजिट ले सकती है। VVIP टॉपिक्स, केस स्टडी फैक्ट्री। स्टार VVIP 1 डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, रूल 21C। सबसे बड़ा ट्रैप, सवाल हमेशा व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट से आता है। स्टार VVIP 2 एलिजिबल कंपनी, सेक्शन 76। वो कौन सी कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, उसके नेटवर्थ या टर्नओवर की लिमिट्स। स्टार VVIP 3 कंडीशंस फॉर डिपॉजिट, DRR और डिपॉजिट इंश्योरेंस। दो ज़रूरी कंडीशंस, 20% DRR और डिपॉजिट इंश्योरेंस। स्टार VVIP 4 पनिशमेंट, सेक्शन 76A। ये नया और VVIP पेनल्टी सेक्शन है। Important conclusions for Chapter 5 from Simple English. What is not a deposit? The VVIP traps. कानून कहता है कि हर रिसीट ऑफ मनी यानी पैसा मिलना डिपॉजिट है, सिवाय इन चीज़ों के। इन्हें एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स कहते हैं। केस स्टडी इन्हीं पर बनती है। गवर्नमेंट बैंक लोन, सरकार किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन डिपॉजिट नहीं है। इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से लिया गया लोन डिपॉजिट नहीं है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से गुड या सर्विस के लिए एडवांस लिया है तो वो डिपॉजिट नहीं है इफ़ वो गुड्स या सर्विस 365 दिन के अंदर दे दिए जाते हैं। ये 365 दिन VVIP कीवर्ड है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। डायरेक्टर्स लोन, VVIP ट्रैप, डायरेक्टर से लिया गया लोन डिपॉजिट नहीं है इफ़ डायरेक्टर एक रिटन डिक्लेरेशन दे कि ये पैसा उसके ओन फंड्स यानी खुद के पैसे से है, उसने कहीं से बोरो यानी उधार करके नहीं दिया। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स लोन, VVIP ट्रैप, डायरेक्टर के रिश्तेदार से लिया गया लोन हमेशा डिपॉजिट माना जाएगा। हु कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कंपनी दो तरह से डिपॉजिट ले सकती है। इसका चार्ट नीचे है। पाथ ए फ्रॉम मेंबर्स, सेक्शन 73। हु, कोई भी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक अपने मेंबर्स से ले सकती है। कंडीशंस, रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा। सर्कुलर, मेंबर्स को एक सर्कुलर इशू करना होगा जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हो। DRR, VVIP लिमिट, एक डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा। इस अकाउंट में हर साल 20% पैसा डालना होगा उन डिपॉजिट्स का जो अगले साल मैच्योर होने वाले हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस, सारे डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। लिमिट, मैक्स 35% ऑफ PSC प्लस प्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। पाथ बी फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 76। हु, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से ले सकती है। एलिजिबल कंपनी कौन है? VVIP लिमिट्स, ये एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए एंड उसका नेटवर्थ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 करोड़ हो या उसका टर्नओवर ग्रेटर दैन इक्वल टू 500 करोड़ हो। कंडीशंस, रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा क्योंकि पब्लिक का पैसा है। क्रेडिट रेटिंग, VVIP, हर साल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होगी। सेक्शन 73 की कंडीशंस, ऊपर वाली सारी कंडीशंस जैसे
DRR 20%, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी पूरी करनी होंगी। लिमिट्स फ्रॉम मेंबर्स मैक्स 10%, फ्रॉम पब्लिक मैक्स 25%, टोटल 35% ही रहता है। पनिशमेंट फॉर नॉन रीपेमेंट सेक्शन 76A, अगर कंपनी डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट रीपे करने में फेल हो जाती है तो कंपनी पर पेनल्टी, फाइन मिनिमम 1 करोड़ या 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो भी कम हो, मैक्सिमम फाइन 10 करोड़ तक जा सकता है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट डायरेक्टर पर पेनल्टी, जेल 7 साल तक एंड फाइन 25 लाख से 2 करोड़ तक। ये बहुत ड्रास्टिक पेनल्टी है, इसलिए ये वीवीआईपी है। चैप्टर 5 डिपॉजिट्स में एक और बहुत बड़ा वीवीआईपी ट्रैप है जिसे आईसीएआई केस स्टडीज में बार बार इस्तेमाल करता है। ये टॉपिक है निजी कंपनियों के लिए छूट यानी एग्जेम्पशन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, द वीवीआईपी ट्रैप, आईसीएआई का जाल। एग्जाम में एक केस स्टडी आएगी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक प्राइवेट कंपनी है, ने अपने मेंबर से 50 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया। कंपनी ने इसके लिए कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया और ना ही कोई डीआरआर बनाया। आपका रिएक्शन? गलत जवाब। आप तुरंत सेक्शन 73 के रूल्स याद करेंगे और कहेंगे कि कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया है। सही जवाब, नहीं। कुछ प्राइवेट कंपनीज को सेक्शन 73 की इन टफ कंडीशन से छूट मिली हुई है। प्रोविजन, प्राइवेट कंपनी के लिए छूट एग्जेम्पशन। एक प्राइवेट कंपनी को अपने मेंबर्स से डिपॉजिट लेने के लिए सेक्शन 73 की टफ कंडीशंस जैसे ओआर पास करना, डीआरआर बनाना, इंश्योरेंस लेना को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इफ वो इन दो में से एक कंडीशन पूरी करती है। द 100% लिमिट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्राइवेट कंपनी को छूट मिल जाएगी इफ वो डिपॉजिट सिर्फ अपने मेंबर से ले रही है एंड ये डिपॉजिट अमाउंट उसकी पीएससी प्लस एफआर प्लस एसपीयू के 100% से ज्यादा नहीं है। मतलब अगर लिमिट पीएससी प्लस एफआर प्लस एसपीयू इक्वल टू 80 लाख है और प्राइवेट कंपनी ने मेंबर से 70 लाख का डिपॉजिट लिया है तो ये वैलिड है, बिना ओआर बिना डीआरआर के। लेकिन अगर उसने 90 लाख का डिपॉजिट ले लिया यानी 100% लिमिट क्रॉस कर ली तो उसे 90 लाख के पूरे अमाउंट पर सेक्शन 73 के सारे टफ रूल्स जैसे ओआर, डीआरआर, इंश्योरेंस को लागू करने पड़ेंगे। स्टार्टअप कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है तो वो अपने मेंबर से कितना भी यानी अनलिमिटेड अमाउंट का डिपॉजिट ले सकती है और उसे 10 साल यानी पहले 5 था तक सेक्शन 73 के टफ रूल से छूट है। प्रैक्टिस केस स्टडी, इसे सॉल्व करो। क्वेश्चन, स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड जो एक स्टार्टअप नहीं है की डिटेल्स ये हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, फ्री रिजर्व्स 20 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख। कंपनी ने अपने मेंबर से 75 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया। कंपनी ने इसके लिए सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। क्या स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड ने कानून का उल्लंघन किया है? प्रैक्टिस आंसर। स्टेप 1, प्रोविजन, नियम क्या है? प्राइवेट कंपनीज को सेक्शन 73 के रूल्स यानी ओआर और डीआरआर से छूट मिलती है इफ डिपॉजिट अमाउंट लेस देन इक्वल टू 100% ऑफ पीएससी प्लस एफआर प्लस एसपीयू। स्टेप 2, फैक्ट्स एंड कैलकुलेशन। सवाल में क्या हुआ? कंपनी की लिमिट इक्वल टू 100% ऑफ 50 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 80 लाख। कंपनी ने डिपॉजिट लिया 75 लाख। स्टेप 3, कंक्लूजन, फैसला क्या है? क्योंकि लिया गया डिपॉजिट यानी 75 लाख उसकी 100% लिमिट यानी 80 लाख के अंदर है, इसलिए स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड को सेक्शन 73 के टफ रूल से छूट यानी एग्जेम्पशन प्राप्त है। कंपनी ने सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये डिपॉजिट लेकर कोई उल्लंघन नहीं किया है, ये पूरी तरह से वैलिड है। एक और छोटा टॉपिक, बोनस। सेक्शन 75, डैमेजेस फॉर फ्रॉड। अगर ये साबित हो जाए कि कंपनी ने डिपॉजिट धोखाधड़ी करने के इरादे से लिए थे तो सेक्शन 447 फ्रॉड की पेनल्टी लगेगी और हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट यानी डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा और कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। आइए सीए इंटर लॉ के चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को पूरी तरह से समझते हैं। ये चैप्टर सेक्शंस 77 से 87 छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रैक्टिकल सवाल और एमसीक्यू पक्के आते हैं। सीए इंटर लॉ चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एग्जाम फोकस्ड। चार्ज का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में चार्ज का मतलब है कि कंपनी ने अपने किसी एसेट जैसे ज़मीन, मशीन या स्टॉक को किसी लोन के बदले में गिरवी रखा है, सिक्योरिटी। कानूनी परिभाषा सेक्शन 216 के मुताबिक चार्ज का मतलब है एक इंटरेस्ट या लीन जो कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट्स पर एक सिक्योरिटी के तौर पर बनाया गया है। इसमें मॉर्टगेज भी शामिल है। चार्ज का रजिस्ट्रेशन
सेक्शन 77 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी सेक्शन है। किसकी जिम्मेदारी? कंपनी की, जो लोन ले रही है, कि ये ड्यूटी है कि वो अपने हर चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कराए। कौन सा फॉर्म? फॉर्म CHG-1 डिबेंचर के अलावा या फॉर्म CHG-9 डिबेंचर के लिए। सबसे ज़रूरी, रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट, एग्जाम फेवरेट। ये टेबल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यहीं से बनता है। समय सीमा, चार्ज बनाने के बाद पहले 30 दिनों के भीतर नॉर्मल फीस आरओसी, अगले 30 दिनों में यानी 60 दिनों तक एडिशनल फीस आरओसी, अगले 60 दिनों में यानी 120 दिनों तक एड वेलोरम फीस आरओसी। ध्यान दें, चार्ज बनाने के 120 दिनों के बाद आरओसी उसे रजिस्टर नहीं कर सकता। इसके बाद सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 87 की मदद से ही इस देरी को माफ कर सकती है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन न कराने का नतीजा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी 120 दिनों में चार्ज रजिस्टर नहीं कराती है तो क्या होगा? लिक्विडेटर के खिलाफ वॉइड, ये सबसे गंभीर नतीजा है। अगर कंपनी कल को बंद होती है तो वो लेंडर जिसने लोन दिया है एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। उसे अपनी सिक्योरिटी पर पहला हक नहीं मिलेगा। अन्य लेनदारों के खिलाफ भी वो चार्ज अमान्य होगा। बहुत ज़रूरी एग्जाम पॉइंट, चार्ज रजिस्टर न होने पर सिर्फ सिक्योरिटी वॉइड होती है, लोन नहीं। कंपनी को पैसा तो फिर भी चुकाना पड़ेगा, लेकिन अब वो लोन अनसिक्योर्ड बन गया है। चार्ज का सैटिस्फैक्शन, सेक्शन 82 वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंपनी अपना लोन पूरी तरह चुका देती है तो उसे ये बात भी आरओसी को बतानी होती है। इसे चार्ज का सैटिस्फैक्शन कहते हैं। फॉर्म CHG-4, समय सीमा, टाइम लिमिट, नॉर्मल, लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर, एक्सटेंडेड, अगर 30 दिन में नहीं किया तो आरओसी अगले 270 दिनों की मोहलत दे सकता है, यानी टोटल 300 दिन तक, लेकिन एडिशनल फीस लगेगी। 300 दिनों के बाद सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 87 ही देरी माफ कर सकती है। कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सेक्शन 85। हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में फॉर्म CHG-7 में एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना होता है। इस रजिस्टर की इंस्पेक्शन मेंबर और क्रेडिटर फ्री में कर सकते हैं। पेनल्टी और फाइन, सेक्शन 86 डायरेक्ट MCQ पॉइंट। अगर कोई भी कंपनी या ऑफिसर इस चैप्टर के नियमों का उल्लंघन करता है, कंपनी पर पेनल्टी 5 लाख रुपए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी 50,000 रुपए। सबसे खतरनाक पेनल्टी, सेक्शन 86(2), अगर किसी ने जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी, जैसे CHG-1 या CHG-4 में, तो उस पर सेक्शन 447 फ्रॉड के तहत कार्रवाई होगी। एग्जाम के लिए टॉप 5 पॉइंट्स, मोस्ट रिपीटेड। केस स्टडी, आपको एक तारीख दी जाएगी और पूछा जाएगा कि रजिस्टर करने की आखिरी तारीख क्या है। नॉन रजिस्ट्रेशन का नतीजा, चार्ज वॉइड लेकिन लोन वैलिड। सैटिस्फैक्शन CHG-4 की टाइम लिमिट 30 दिन से 300 दिन तक। पेनल्टी, कंपनी 5 लाख रुपए, ऑफिसर 50,000 रुपए। फ्रॉड, जानबूझकर गलत जानकारी देने पर सेक्शन 447। नमस्ते। चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गए हैं। ये CA इंटर लॉ का बाहुबली चैप्टर है, सेक्शंस 88 से 122 तक। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से केस स्टडीज़ और डायरेक्ट सवाल मिलाकर 10 से 15 मार्क्स का पक्का आता है। ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम इसे टुकड़ों में और एग्जाम के नज़रिए से समझेंगे। 1. एग्जाम में कहाँ से सवाल आता है? टॉप 5 हॉट टॉपिक्स। अगर ये पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है तो भी ये 5 टॉपिक्स बिल्कुल मत छोड़ना। एनुअल जनरल मीटिंग AGM सेक्शन 96। इसकी टाइम लिमिट यानी कब तक हो जानी चाहिए, पर केस स्टडी लगभग हर 2 अटेम्प्ट में आती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM सेक्शन 100। EGM कौन बुला सकता है और अगर मेंबर्स यानी रिक्विजिशनिस्ट्स बुलाना चाहें तो उसकी क्या लिमिट है? 1/10। कोरम सेक्शन 103। मीटिंग शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? इसकी लिमिट 5, 15, 30 पर डायरेक्ट MCQ या केस स्टडी आती है। नोटिस ऑफ मीटिंग सेक्शन 101।
क्लियर 21 डेज का कॉन्सेप्ट और शॉर्टर नोटिस की लिमिट 95%। प्रॉक्सी सेक्शन 105 प्रॉक्सी से जुड़े रूल्स, कब फॉर्म जमा करना है, एक आदमी कितनों का प्रॉक्सी बन सकता है, बहुत ज़रूरी है। 2. चैप्टर का ब्रेकडाउन, प्रोविजंस एंड लिमिट्स। आइए अब इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। हिस्सा ए, कंपनी के रजिस्टर्स और रिटर्न्स, सेक्शन 88 टू 95। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 88। हर कंपनी को अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर MGT 1 में मेंटेन करना होता है। कहाँ रखना है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। लिमिट, अगर 1/10 यानी 10% से ज़्यादा मेंबर्स भारत में कहीं और रहते हैं तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उस शहर में भी ये रजिस्टर रख सकती है। एनुअल रिटर्न, सेक्शन 92। ये कंपनी की साल भर की कुंडली होती है, फॉर्म MGT 7 में। लिमिट, OPC या स्मॉल कंपनी के लिए छोटा फॉर्म होता है MGT 7A। साइन कौन करेगा? OPC या स्मॉल कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी, या अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर। बाकी कंपनियों के लिए एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी CS। हिस्सा बी, जनरल मीटिंग्स, AGM और EGM, सेक्शंस 96 टू 100। ये हिस्सा VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1. एनुअल जनरल मीटिंग AGM, सेक्शन 96। साल में एक बार होने वाली मेंबर्स की मीटिंग। लिमिट, फर्स्ट AGM, कंपनी बनने के बाद पहली AGM पहले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए। लिमिट, सब्सिक्वेंट GM, हर अगली AGM फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए। लिमिट, गैप, 2 AGM के बीच का गैप 15 महीनों से ज़्यादा नहीं हो सकता। टाइम, प्लेस, AGM सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच हो सकती है और ये नेशनल हॉलिडे पर नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM, सेक्शन 100। AGM के अलावा किसी भी ज़रूरी काम के लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है। कौन बुला सकता है? 1. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या 2. रिक्विजिशनिस्ट्स, मेंबर्स। लिमिट, रिक्विजिशनिस्ट्स, EGM बुलाने के लिए कम से कम इतने मेंबर्स की रिक्विजिशन लगनी चाहिए जिनके पास कंपनी का 1/10 पेड अप कैपिटल यानी वोटिंग राइट्स वाला हो। अगर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाता तो मेंबर्स खुद 3 महीने के अंदर मीटिंग बुला सकते हैं। हिस्सा सी, मीटिंग की प्रक्रिया, प्रोसीजर, सेक्शन 101 टू 122। 1. नोटिस ऑफ मीटिंग, सेक्शन 101। मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देना जरूरी है। लिमिट, मीटिंग से क्लियर 21 डेज पहले नोटिस देना होगा। यहाँ क्लियर का मतलब है नोटिस भेजने का दिन और मीटिंग का दिन, इन 2 दिनों को छोड़कर 21 डेज। शॉर्टर नोटिस, लिमिट 95%। 21 दिन से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है अगर AGM के मामले में 95% मेंबर्स बाय वैल्यू हाँ कर दें। 2. कोरम, सेक्शन 103। MCQ फेवरेट, मीटिंग में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स जो खुद आए हों। पब्लिक कंपनी, लिमिट, अगर मेंबर्स 1000 तक हैं तो 5 मेंबर्स, 1001 से 5000 तक हैं तो 15 मेंबर्स, 5000 से ज़्यादा हैं तो 30 मेंबर्स। अगर कोरम नहीं हुआ तो मीटिंग 30 मिनट्स इंतज़ार करेगी और फिर अगले हफ्ते के लिए अडजर्न हो जाएगी। 3. प्रॉक्सी, सेक्शन 105। अगर मेंबर खुद मीटिंग में नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह प्रॉक्सी भेज सकता है। प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता और शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकता, लेकिन पोल में वोट कर सकता है। लिमिट, प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग से 48 आवर्स पहले जमा हो जाना चाहिए। लिमिट, एक अकेला व्यक्ति 50 से ज़्यादा मेंबर्स का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। 4. वोटिंग, सेक्शन 107 टू 109। पोल, सेक्शन 109। शो ऑफ हैंड्स के बाद अगर कोई मेंबर पोल यानी डिटेल्ड वोटिंग की डिमांड करता है। लिमिट, डिमांड फॉर पोल, पोल की डिमांड वो मेंबर कर सकते हैं जिनके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर हो या जिन्होंने 5 लाख रुपीस के शेयर होल्ड किए हों। 5. स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। कुछ खास कामों के लिए जैसे रिटायर हो रहे ऑडिटर की जगह नए ऑडिटर को रखना। लिमिट, नोटिस बाय मेंबर्स, मेंबर्स को ये नोटिस कंपनी को मीटिंग से 14 डेज पहले देना होता है। लिमिट, हु कैन गिव नोटिस, वो मेंबर्स जिनके पास 1% वोटिंग पावर हो या 5 लाख रुपीस के शेयर होल्ड हों। 3. एग्जाम के लिए फाइनल टिप्स। AGM की 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 15 मंथ्स की लिमिट पर केस स्टडी पक्की करें। कोरम, सेक्शन 103 की 5, 15, 30 वाली लिमिट याद रखें।
नोटिस सेक्शन 101 के क्लियर 21 डेज और शॉर्टर नोटिस 95% कंसेंट को समझ लें। एजीएम सेक्शन 100 की 1/10 वाली लिमिट को ना भूलें। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आपने इन लिमिट्स को याद कर लिया तो आपके 10 to 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। चैप्टर 8 डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये सीए इंटर लॉ का एक छोटा लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है। सेक्शन 123 to 127। इसमें से 5-8 मार्क्स का एक पक्का सवाल डायरेक्ट या केस स्टडी आता है और इसे 100% करके जाना चाहिए। 1. एग्जाम में कहाँ से सवाल आता है? टॉप 4 हॉट टॉपिक्स। रूल 3 लॉस में डिविडेंड। ये इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी वीवीआईपी टॉपिक है। केस स्टडी यहीं से बनती है। एक कंपनी को इस साल लॉस हुआ पर वो डिविडेंड देना चाहती है, क्या वो दे सकती है? हाँ, तो कितनी? सेक्शन 127 पनिशमेंट। अगर डिविडेंड 30 दिन में नहीं दिया तो क्या सज़ा यानी पेनल्टी मिलेगी? ये डायरेक्टर की जेल वाली पेनल्टी के लिए मशहूर है। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो डिविडेंड किसी ने क्लेम नहीं किया उसका क्या होता है? इसकी 7 दिन और 7 साल वाली टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 123 सॉसेज। डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व्स वर्सेस रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। एमसीक्यू फेवरेट। 2. चैप्टर का ब्रेकडाउन प्रोविजंस एंड लिमिट्स। आइए इस चैप्टर के 5 ज़रूरी सेक्शंस को समझते हैं। सेक्शन 123 डिविडेंड कहाँ से दें? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड सिर्फ अपने प्रॉफिट से दे सकती है। सोर्स 1 इस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर्स प्रॉफिट। सोर्स 2 पिछले सालों का प्रॉफिट, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व्स। सोर्स 3 दोनों को मिलाकर। सबसे ज़रूरी रूल 3 पेमेंट आउट ऑफ रिजर्व्स। अगर कंपनी को इस साल लॉस हुआ है या प्रॉफिट कम है तो भी वो अपने फ्री रिजर्व से डिविडेंड दे सकती है, लेकिन उसे ये 4 शर्तें यानी लिमिट्स पूरी करनी होंगी। रेट लिमिट। डिविडेंड का रेट पिछले 3 सालों के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्सेप्शन, अगर पिछले 3 साल 0% डिविडेंड दिया है तो ये शर्त लागू नहीं होगी। विड्रॉल लिमिट। रिजर्व से 10% से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%। बैलेंस लिमिट। पैसा निकालने के बाद रिजर्व में जो बैलेंस बचेगा वो पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ लिमिट। रिजर्व से निकाला गया पैसा पहले करंट या लॉस को सेट ऑफ करने में लगेगा, जो बचेगा उसी से डिविडेंड दिया जाएगा। पिन टिप। एग्जाम में इस रूल 3 पर 4 मार्क्स की केस स्टडी आती है जिसमें आपको इन चारों लिमिट्स लगाकर मैक्सिमम डिविडेंड निकालना होता है। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सेक्शन 123 30 दिन में देना था, सेक्शन 127, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया। टाइम लिमिट्स 7 डेज रूल। 30 दिन पूरे होने के बाद अगले 7 दिनों में सारा अनक्लेम्ड पैसा एक नए बैंक अकाउंट में डालना होगा, जिसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट कहते हैं। 90 डेज रूल। यूडीए में पैसा डालने के 90 दिनों के अंदर कंपनी को अपनी वेबसाइट पर शेयर होल्डर्स की लिस्ट डालनी होगी। 7 ईयर्स रूल आईईपीएफ। अगर यूडीए में पैसा 7 साल तक अनक्लेम्ड रहता है तो पैसा और उससे जुड़े शेयर्स आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सेक्शन 126 डिविडेंड को रोक कर रखना अबेयंस। ए ने शेयर्स बी को बेच दिए, ट्रांसफर पेंडिंग है, रजिस्टर में अभी भी ए का नाम है, इसी बीच डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। प्रोविजन। कंपनी डिविडेंड को अबेयंस पर होल्ड करेगी जब तक असली ओनर डिसाइड नहीं हो जाता। सेक्शन 127 सज़ा पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिनों के अंदर पे करना ज़रूरी है। अगर नहीं दिया गया तो कंपनी पर 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट जब तक डिफ़ॉल्ट चलेगा। डायरेक्टर यानी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर जेल 2 साल तक, फाइन कम से कम 1000 रुपये प्रतिदिन। एक्सेप्शंस 5 सिचुएशंस में डायरेक्टर को सज़ा नहीं होगी, जैसे लॉ ने रोक दिया, शेयर होल्डर की गलती, सेक्शन 126 केस आदि। 3. एग्जाम के लिए फाइनल टिप्स। रूल 3 4 कंडीशंस याद रखें, 10%, 15%, 3 ईयर एवरेज, सेट ऑफ। सेक्शन 127 30 दिन, 18% इंटरेस्ट, 2 साल जेल प्लस 1000 रुपये पर डे। सेक्शन 124 7 दिन, 7 साल। In simple English words. You got it. Let's explain Chapter 8, Dividend, in simple English.
This is a short but very high-scoring chapter, sections 123 to 127. You can easily score 5 to 8 marks from here. 1. Where does dividend money come from? Section 123. A dividend is sharing the company's profits with shareholders. A company can pay dividend from this year's profit, past profits, or a mix of both. You cannot pay dividend from revaluation reserves. 2. Most important rule, dividend in a loss. Rule 3. If the company has a loss but wants to pay dividend from free reserves, it must follow all 4 conditions. Rate, less than average of last 3 years. Withdrawal, less than 10% of PUC plus free reserves. Balance, greater than 15% of PUC. First set of current year loss. 3. If shareholder doesn't claim dividend, pay within 30 days. After that 7 days, move to UDA. After 7 years, transfer to IEPF. Money plus shares. 4. Punishment for delay. Company 18% interest, director 2 years jail plus 1000 rupees per day. Exam hotspots. Rule 3, loss case study. Section 127, 30 days plus punishment. Section 124, 7 days and 7 years. Chapter 9, Accounts of Companies, sections 128 to 138. This is a massive and super important chapter. You will 100% get case studies from here, especially from section 135, CSR. 1. Exam hotspots. Where do questions come from? CSR, section 135. This is the #1 most important topic in this chapter. The case study will be, does this company need a CSR committee? How much must it spend? You must know the limits. Internal audit, section 138. Does this company need an internal auditor? You need to know the limits. Paid up capital, turnover, loans, etc. Filing with ROC, section 137. The timeline for filing financial statements with the ROC within 30 days of the AGM. Board's report, section 134. Who signs it? What are the basic contents? 2. Chapter breakdown, provisions and limits. Let's break down the key sections in simple terms. Section 128, Books of Accounts. What? Companies must keep true and fair books of accounts. Basis, must be on an accrual basis and follow the double entry system. Where to keep? At the registered office. Exception, limit. Books can be kept at another place if the board passes a resolution and the ROC is informed within 7 days. How long to keep? Limit. For the last 8 financial years. Section 129, Financial Statements, FS. What? Financial statements must give a true and fair view. Format. They must follow Schedule 3. Consolidated financial statements, CFS. A parent company must also prepare CFS for all its subsidiaries. Section 134, Board's Report, the report card. What? A report by the directors attached to the financial statements. Key content. The most important part is the Director's Responsibility Statement, DRS. Directors promise that they have fulfilled their duties properly. Who signs? Limit. If the board authorizes him, or by at least 2 directors, one of whom must be the Managing Director, MD, if one exists. OPC limit. For a one-person company, only 1 director is enough to sign. Section 135, Corporate Social Responsibility, CSR, VVIP. This is the biggest section of this chapter. Applicability, limits, must remember. A company needs a CSR committee if in the immediately preceding financial year it had net worth greater than or equal to 500 crore rupees, or turnover greater than or equal to 1,000 crore rupees, or net profit greater than or equal to 5 crore rupees. If any one condition is satisfied, CSR applies. How much to spend? Limit.
at least 2% of the average net profits of the last 3 financial years. What if CSR amount is not spent? Rule, consequence. Ongoing project. Transfer the unspent amount to a special unspent CSR account within 30 days from the end of the financial year. Not an ongoing project, transfer the unspent amount to a government fund like PM Relief Fund within 6 months from the end of the financial year. Section 137, Filing Financial Statements with the ROC. The rule: after the AGM, the company must file its adopted financial statements with the ROC. Time limit: 30 days from AGM. If AGM is not held, file the unadopted provisional statements within 30 days from the last day on which the AGM should have been held. Section 138, Internal Audit. What? Checking the company's internal controls. This can be done by an employee or an external CA firm. Applicability. Limits must remember. A. Every listed company. Internal audit is compulsory. B. Unlisted public company. Internal audit is required if any one of these limits is crossed. Acronym TDOL. Turnover greater than or equal to 200 crore rupees. Deposits greater than or equal to 25 crore rupees. Outstanding loans greater than or equal to 100 crore rupees. Paid up share capital greater than or equal to 50 crore rupees. C. Private company. Internal audit required if any one of these is crossed. Turnover greater than or equal to 200 crore rupees. Outstanding loans greater than or equal to 100 crore rupees. 3. Exam hotspots. Quick summary. CSR, Section 135. Remember 500, 1,000, 5 crore limits and 2% spending rule. Internal audit, Section 138. Remember TDOL limits for public companies and TL limits for private companies. Filing, Section 137, 30 days from AGM. Books of accounts, Section 128, keep records for 8 years. चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंपनीज एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, पूरा यूनिट है। इस चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चंस प्लस बिग केस स्टडीज आना 100% श्योर होता है। अगर आपने ऑडिटर अपॉइंटमेंट, रोटेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फ्रॉड रिपोर्टिंग अच्छे से कर लिया तो लॉ पेपर में बहुत स्ट्रांग होल्ड बन जाता है। टारगेट एग्जाम हॉटस्पॉट्स। एग्जाम में क्वेश्चंस मेनली इन सेक्शन से आते हैं। 1. सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सबसे फेवरेट केस स्टडी, वाइफ के शेयर्स, लोन, गारंटी, बिजनेस रिलेशन। 2. सेक्शन 139(2) रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। 5 years 10 years रूल, लिस्टेड पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लिमिट्स। 3. सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर टाइमलाइंस, गवर्नमेंट कंपनी का 60-30-60 रूल। 4. सेक्शन 140 रिमूवल वर्सेस रेजिग्नेशन। रिमूवल इक्वल्स डिफिकल्ट, रेजिग्नेशन इक्वल्स ईजी। 5. सेक्शन 143(12) फ्रॉड रिपोर्टिंग, 1 करोड़ का मैजिक लिमिट। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड फेल हो जाए तो मेंबर्स ईजीएम में अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 90 डेज के अंदर। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन याद रखो, 60-30-60। 1. C&AG gets first chance, 60 days. 2. अगर C&AG fail तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट 30 डेज। 3. अगर बोर्ड भी फेल तो मेंबर्स नेक्स्ट 60 डेज। सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं फर्स्ट एजीएम में, टर्म इक्वल्स 5 years, फर्स्ट एजीएम टू 6th AGM. Government company appointed by C&AG every year within 180 days from start of FY. Section 139(2) Rotation of Auditors, VVIP. रोटेशन का मतलब ऑडिटर को इनडेफिनेटली सेम कंपनी में रहने नहीं दिया जाता।
tenure, individual auditor equals 1 term equals 5 years, audit firm equals 2 terms equals 10 years. Cooling period, term complete होने के बाद 5 years ban. Applicability, limits याद रखो. Rotation applicable होगा अगर कंपनी हो 1. Any listed company, 2. Unlisted public company, PSC greater than 10 crore, 3. Private company, PSC greater than 50 crore, 4. Any company, loans borrowings greater than 50 crore. Section 140, Removal versus Resignation. Removal of auditor, hard process. Board resolution, central government approval, Form ADT2 within 30 days. General meeting, special resolution 75%. Resignation of auditor, easy process. Auditor खुद resign करता है, ROC को Form ADT3 देता है within 30 days. Government company case में ADT3 C&AG को भी देना होता है. Section 141, Disqualification, Heart of Case Studies. Auditor सिर्फ practicing CA या CA firm हो सकता है. Auditor disqualify होगा अगर body corporate हो, कंपनी का एम्प्लॉई या पार्टनर हो, ऑडिटर उसका रिलेटिव या पार्टनर शेयर्स होल्ड करे, रिलेटिव लिमिट इक्वल्स 1 लाख रुपीस 1 लाख फेस वैल्यू, इंडेटेड हो ग्रेटर दैन रुपीस 5 लाख, गारंटी दी हो ग्रेटर दैन रुपीस 1 लाख, ऑडिटर या उसकी फर्म का बिजनेस रिलेशन हो, रिलेटिव डायरेक्टर या KMP हो, ऑडिटर 20 से ज़्यादा कंपनीज का ऑडिटर हो. सेक्शन 143(12) रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिले तो फ्रॉड ग्रेटर दैन 1 करोड़ है तो रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल्स फॉर्म ADT4. फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है तो रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी इक्वल्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज. ऑडिटर फॉलोइंग सर्विसेज नहीं दे सकता: अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्चुअरियल सर्विसेज. रिस्ट्रिक्शन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज पर भी अप्लाई होता है. Important exam questions with complete answers. Question 1. ऑडिटर की वाइफ के पास ₹1,20,000 FB के शेयर्स हैं. क्या ऑडिटर एलिजिबल है? आंसर: सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग रिलेटिव मैक्स ₹1 लाख FB के शेयर्स रख सकता है. यहाँ लिमिट क्रॉस हो गई है. कंक्लूजन: ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है OS 141. क्वेश्चन 2. प्राइवेट कंपनी का PSC ₹55 करोड़ है. ऑडिटर ने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए. क्या रोटेशन लगेगा? आंसर: रोटेशन प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई होता है अगर PSC ग्रेटर देन 50 करोड़ है. ऑडिटर इंडिविजुअल है और 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. कंक्लूजन: रोटेशन एप्लीकेबल है. ऑडिटर को रिटायर होना पड़ेगा. क्वेश्चन 3. गवर्नमेंट कंपनी में C&AG ने 60 दिन तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया. अब कौन करेगा? आंसर: C&AG फेल हो गया. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर. क्वेश्चन 4. रिमूवल और रेजिग्नेशन में डिफरेंस बताइए. आंसर: रिमूवल इक्वल्स CG अप्रूवल प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन. रेजिग्नेशन इक्वल्स ऑडिटर खुद रिजाइन करता है प्लस ADT3. क्वेश्चन 5. ऑडिटर को ₹75 लाख का फ्रॉड मिला. कहाँ रिपोर्ट करेगा? आंसर: फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है इसलिए रिपोर्ट ऑडिट कमेटी या बोर्ड को होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं. फाइनल एग्जाम टेक अवे. सेक्शन 141 प्लस 139(2) प्लस 143(12) पेपर का बैकबोन है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 LLP एक्ट. इंट्रोडक्शन. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एक सेपरेट लॉ है, कंपनीज एक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये गारंटीड 8 to 10 मार्क्स देता है. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी लॉ से काफ़ी सिंपल है और थ्योरी क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं. अगर आप LLP का कॉन्सेप्ट, LLP वर्सेस पार्टनरशिप, LLP वर्सेस कंपनी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, स्मॉल LLP अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर शॉर्ट स्कोरिंग है. एग्जाम हॉटस्पॉट्स. एग्जाम में LLP एक्ट से क्वेश्चंस मेनली इन एरियाज से आते हैं. 1. What is LLP? Core definition and features. 2. LLP versus partnership firm. Theory question. 3. LLP versus company. Theory question. 4. Designated partners. Minimum number and residency. 5. Incorporation of LLP. Sections 11 and 12. 6. Small LLP. Limits. MCQ favorite. What is an LLP? Core concept. LLP को आप हाइब्रिड मॉडल बोल सकते हो, यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. पार्टनरशिप का बेनिफिट: इजी मैनेजमेंट,
फ्लेक्सिबल अग्रीमेंट, LLP अग्रीमेंट। कंपनी का बेनिफिट, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब अगर LLP लॉस में चली जाए या डेट हो तो सिर्फ LLP के एसेट्स लायबल होते हैं, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से सबसे बड़ा डिफरेंस है। की फीचर्स ऑफ LLP, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। 1. पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, DPs। पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम पार्टनर्स नो लिमिट। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिनिमम DPs 2, रेजिडेंसी कंडीशन, एटलीस्ट 1 DP मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट का मतलब पर्सन जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 120 डेज इंडिया में रहा हो। याद रखो 120 डेज, पुराना 182 डेज नहीं। 2. LLP अग्रीमेंट, द रूल बुक। LLP अग्रीमेंट LLP का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग, ड्यूटीज एंड पावर्स, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, मैनेजमेंट रूल्स। नो LLP अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट नहीं बनाया तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ LLP एक्ट अप्लाई हो जाता है, जिसमें प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होते हैं। 3. इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, सेक्शंस 11 एंड 12। LLP बनाने के स्टेप्स। स्टेप 1, नेम रिजर्व करना, फाइल रन LLP। स्टेप 2, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल करना, फाइल फिलिप फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। स्टेप 3, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ROC वेरीफाई करता है, सर्टिफिकेट इशू होता है। ये LLP का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। 4. स्मॉल LLP, न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल LLP एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें लेस कंप्लायंस और लेसर पेनल्टीज होती हैं। कंडीशंस दोनों सैटिस्फाई होनी चाहिए। 1. Contribution less than 25 lakhs or higher limit up to 5 crore as notified, and turnover less than 40 lakhs or higher limit up to 50 crore as notified. एग्जाम के लिए बेस लिमिट्स याद रखो, 25 lakhs plus 40 lakhs. 5. Conversion into LLP. Following entities LLP में कन्वर्ट हो सकती हैं: पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कन्वर्शन के बाद सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली LLP में ट्रांसफर हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस विद कंप्लीट आंसर्स, वॉइस रेडी। Q1, LLP क्या होता है? की फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। LLP पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। Q2, LLP और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस बताइए। आंसर, लायबिलिटी LLP लिमिटेड, पार्टनरशिप अनलिमिटेड। लीगल स्टेटस LLP सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप नॉट सेपरेट। मैक्सिमम पार्टनर्स LLP नो लिमिट, पार्टनरशिप लिमिटेड। क्रिएशन LLP लॉ के थ्रू, ROC पार्टनरशिप अग्रीमेंट के थ्रू। Q3, LLP और कंपनी में डिफरेंस बताइए। आंसर, मेन डॉक्यूमेंट LLP अग्रीमेंट, कंपनी MOA AOA। मैनेजमेंट LLP पार्टनर्स डायरेक्टली मैनेज, कंपनी डायरेक्टर्स मैनेज। मीटिंग्स LLP नो कंपल्सरी AGM, कंपनी AGM मैंडेटरी। Q4, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? कंडीशंस लिखिए। आंसर, डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP का वो पार्टनर होता है जो लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंडीशंस, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एटलीस्ट 1 DP मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट मतलब 120 डेज स्टे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। Q5, स्मॉल LLP क्या होता है? आंसर, स्मॉल LLP वो LLP होती है जिसमें कंट्रीब्यूशन लेस देन 25 lakhs एंड टर्नओवर लेस देन 40 lakhs होता है। ऐसे LLPs को लेसर कंप्लायंस और लेसर पेनल्टीज मिलती हैं। Q6, LLP का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, LLP इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स: रन LLP से नेम रिजर्व करना, फिलिप फॉर्म फाइल करना, ROC से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना। सर्टिफिकेट इशू होते ही LLP लीगली एग्जिस्ट करने लगती है। फाइनल एग्जाम टेक अवे पिन पॉइंट्स: LLP एक्ट इज इक्वल टू हाई स्कोरिंग एंड लो एफर्ट। LLP वर्सेस पार्टनरशिप एंड LLP वर्सेस कंपनी इज इक्वल टू श्योर थ्योरी क्वेश्चंस। स्मॉल LLP लिमिट्स इज इक्वल टू MCQ फेवरेट। Companies incorporated outside India, foreign companies.
इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक कंपनीज एक्ट का छोटा पार्ट लगता है, लेकिन एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। मेन फोकस होता है क्या ये कंपनी फॉरेन कंपनी है या नहीं, अगर है तो कौन कौन से कंप्लायंसेस अप्लाई होंगे। अगर डेफिनेशन और लिमिट्स क्लियर हैं तो इस टॉपिक से फुल मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। नंबर 1, व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? सेक्शन 242 VVIP। हर फॉरेन कंट्री की कंपनी इंडियन लॉ के अंडर फॉरेन कंपनी नहीं होती। सेक्शन 242 के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी वही होगी जो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करे। कंडीशन 1, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कंपनी का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये हो सकता है फिजिकल ऑफिस, ब्रांच, वेयरहाउस, लियाजा ऑफिस, एजेंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड एग्जाम हॉटस्पॉट। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब अगर कंपनी ऑनलाइन या डिजिटल मीन से इंडिया में बिजनेस कर रही है। एग्जाम्पल्स, वेबसाइट के थ्रू गुड्स या सर्विसेज ऑफर करना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना, टेली मार्केटिंग या डेटा इंटरचेंज। ऑफिस होना कंपल्सरी नहीं है। कंडीशन 2, कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। कंपनी एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट कर रही हो, सिर्फ पैसिव प्रेजेंस काफ़ी नहीं है। की टेक अवे, वॉइस स्टाइल। अगर कोई यूएस कंपनी इंडिया में ऑफिस नहीं रखती लेकिन इंडियन कस्टमर्स को वेबसाइट से सॉफ्टवेयर सेल करती है तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। नंबर 2, की कंप्लायंसेस फॉर फॉरेन कंपनीज। सेक्शन 380, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, फॉरेन कंपनी को इंडिया में खुद को रजिस्टर करना होता है। टाइम लिमिट 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉर्म FC1, ROC, Delhi ROC। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड, चार्टर डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA equivalent, address of principal office India plus foreign country, list of directors and secretary, name and address of authorized representative in India। Section 381, Accounts of foreign company। फॉरेन कंपनी को इंडियन ऑपरेशंस के लिए अलग अकाउंट्स बनाने होते हैं। Requirements, balance sheet and P&L account as per Schedule 3। Audit mandatory by practicing CA in India। Annual filing with ROC compulsory। Section 382, Display of name। फॉरेन कंपनी को क्लियरली डिस्क्लोज करना होता है। क्या डिस्प्ले करे? कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कहाँ? हर ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर। ऑल बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। लैंग्वेज, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। सेक्शन 384, अदर प्रोविजन अप्लाई। इस सेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, डिबेंचर्स सेक्शन 71, CSR सेक्शन 135 जैसे प्रोविजंस फॉरेन कंपनीज पर भी अप्लाई कर सकती है विद मॉडिफिकेशंस। क्विक एग्जाम समरी, वॉइस स्टाइल। फॉरेन कंपनी इक्वल सेक्शन 242, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी। सेक्शन 380 equals 30 days, Form FC1। Section 381 equals Schedule 3 plus Indian CA audit। Section 382 equals name plus country display, English plus local language। Long case-based questions with detailed answers। Foreign company identification। Question: ABC Inc. incorporated in USA has no office in India. It sells cloud-based software to Indian customers through its website and accepts online payments in INR. Is ABC Inc. a foreign company under the Companies Act 2013? Answer: with provisions. As per Section 242, a company incorporated outside India is a foreign company if it has a place of business in India. Electronic mode is included. It conducts business activity in India. ABC Inc. sells software online to Indian customers, accepts payments from India, operates through electronic mode. Both conditions satisfied. Conclusion: ABC Inc. is a foreign company under the Companies Act 2013 and must comply with Sections 380 to 384. Case 2. Non-compliance with Section 380. Question: XYZ Limited Incorporated in UK opened a branch office in Mumbai on 1st April. It filed FC1 with ROC on 10th May. Is the company compliant? Answer: with limits. As per Section 380, foreign company must file documents within 30 days of establishing place of business in India. Timeline: branch opened 1st April, due date 30th April. Filed FC1 10th May. Filing delayed beyond 30 days. Conclusion: XYZ Limited is not compliant with Section 380 and is liable for penalty. Case 3.
Accounts and audit. Question. A foreign company prepares only consolidated global accounts and does not prepare separate accounts for Indian operations. Is this valid? Answer. With provision. As per Section 381, foreign company must prepare balance sheet and P&L account for Indian business operations separately. As per Schedule 3, must be audited by Indian CA in India. Only global consolidated accounts are not sufficient. Conclusion. Company has violated Section 381. Case 4. Display of name. Question. A foreign company displays its name only in English outside its Delhi office. Is it compliant? Answer. As per Section 382, name and country of incorporation must be displayed in English and local language. Delhi ka local language Hindi. Only English display, non-compliance. Conclusion. Section 382 violated. फाइनल टेकअवे. ये टॉपिक छोटा है लेकिन डेफिनेशन और लिमिट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड, 30-डे फाइलिंग, शेड्यूल 3 अकाउंट्स और डिस्प्ले रूल्स याद रखते हैं तो फॉरेन कंपनी का कोई भी केस स्टडी गलत नहीं होगा.